मूवी की शुरुआत होती है डैन नाम के एक आदमी से जो एक सोल्जर है। डैन और उसकी तरह बहुत से सोल्जर्स को नीचे गिरते दिखाते हैं। डैन नीचे एक स्विमिंग पूल में जाकर गिरता है। उन सभी को वॉर जोन में ड्रॉप किया गया था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है 28 साल पहले, जिसमें डैन अपने घर जा रहा है। वो एक कॉल पे है। ये एक इंटरव्यू कॉल है। डैन अपनी ड्रीम जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहा है। उसके घर में क्रिसमस पार्टी चल रही है। घर आकर वो अपनी बेटी म्यूरी से मिलता है। वो अपनी बीवी से कहता है वो जल्दी कॉल खत्म करके घर आ जाएगा गेम खत्म होने से पहले। तभी वो एक लेटर देखता है जो डैन के पिता ने उसकी बेटी के लिए क्रिसमस पे भेजा होता है। उस लेटर को वो डस्टबिन में डाल देता है क्योंकि जब वो छोटा था तो उसके पिता उसकी माँ और उसे छोड़ के चले गए थे। फिर वो कॉल के लिए बाहर आता है जहाँ उसे पता चलता है कि एक्सपीरियंस की कमी की वजह से ये जॉब उसे नहीं मिल सकती। डैन पहले आर्मी में था और अब वो स्कूल में बायोलॉजी का टीचर है, पर वो हमेशा से एक्चुअल लैब में काम करना चाहता था और ये मौका था उसके पास लैब में काम करने का। इसके बाद वो घर आता है। वो अपनी बेटी के पास आकर बैठ जाता है। वो कहता है मेरी ज़िंदगी का कुछ पर्पस है जिसके लिए मैं यहाँ हूँ। तभी मैच में एक टर्निंग पॉइंट आता है और सभी का ध्यान टीवी की तरफ होता है और सीन शिफ्ट होता है स्टेडियम में जहाँ वो मैच खेला जा रहा था। तभी सामने से तेज़ रोशनी आती है और अगले ही पल उस रोशनी से कुछ सोल्जर्स बाहर आते हैं। ये सब देख के लोग डर जाते हैं। तभी उनकी कमांडर आती है। वो कहती है हम 30 साल आगे फ्यूचर से यहाँ आए हैं। वो बताती है हम एक जंग लड़ रहे हैं जिसमें हमारे दुश्मन इंसान नहीं है और हम वो जंग हार रहे हैं। 11 महीने के अंदर फ्यूचर में हर कोई मारा जाएगा अगर आप लोगों ने हमारी मदद नहीं की तो। इस बात को 12 महीने हो चुके हैं और इस बीच पूरी दुनिया में जंग फैसिलिटीज़ बनाई गई हैं जहाँ से सोल्जर्स को फ्यूचर में भेजा जाएगा वाइट स्पाइक से लड़ने के लिए। पहले 1000 सोल्जर्स को फ्यूचर में भेजा गया, लेकिन 7 दिन बाद खबर आई कि उनमें से कुछ ही जिंदा बचे हैं। वर्ल्ड की 50% आर्मी ही जंप के लिए रेडी थी, तो गवर्नमेंट्स ने सिविलियंस को भी आर्मी ज्वाइन करने का ऑर्डर पास कर दिया। सिविलियंस भी इस वॉर में सोल्जर्स की तरह फ्यूचर में भेजे जाने लगे। वहीं पूरी दुनिया में एंटी वॉर मूवमेंट्स चल रही थी। फिर एक दिन डैन स्कूल में पढ़ा रहा होता है, लेकिन बच्चे पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें पता है कि फ्यूचर में सब कुछ खत्म होने वाला है। डैन उनसे पूछता है कि वो किस बारे में बात करना चाहते हैं। तभी मार्टिन हाथ उठाता है, पर डैन कहता है कोई भी मार्टिन के अलावा, क्योंकि पूरी क्लास को पता होता है मार्टिन सिर्फ वोल्केनोस के बारे में बात करेगा। उनमें से एक कहता है हज़ारों लोगों को फ्यूचर में भेजा जा रहा है जहां वो मर रहे हैं। डैन उन्हें समझाता है कि दुनिया को साइंटिस्ट की कितनी ज़रूरत है क्योंकि वो लोग हैं जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। तभी डैन के फ़ोन पे एक अलर्ट आता है जिसमें उसे आर्मी ऑफिस में रिपोर्ट करने को कहा जाता है। जब वो वहाँ जाता है तो उसे एक चेयर पे बिठा देते हैं। उसके पूछने पर वो बताते हैं ये एक टेस्ट है। इसके बाद उसका हाथ एक मशीन में डाल देते हैं। इसके बाद मशीन उसका डेथ सर्टिफिकेट निकालती है। फिर एक डॉक्टर कहती है कि डैन फ्यूचर में भेजे जाने के लिए सभी क्राइटेरियाज को मैच करता है। डैन पूछता है कौन से क्राइटेरिया, जिसके बाद वो डॉक्टर डैन को उसके मरने की तारीख बताती है। वो 7 साल में मरने वाला है। डैन ये सब सुन के अभी शॉक में ही था। तभी वो लोग मशीन से उसके हाथ पर एक बैंड लगा देते हैं और डैन को बताया जाता है कि ये बैंड फ्यूचर जंप और वहाँ से वापस आने के लिए है। इस बैंड से पूरी दुनिया में उन्हें कहीं भी ट्रैक किया जा सकता है और ये सिर्फ तभी निकाला जा सकता है जब उसका टूर ऑफ ड्यूटी खत्म हो जाएगा। अगर उसने भागने की या बैंड को निकालने की कोशिश की तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। उसे 24 घंटे का समय दिया जाता है, जिसके बाद उसे बेसिक ट्रेनिंग के लिए रिपोर्ट करना है। इसके बाद एमी को दिखाते हैं। वो एक ग्रुप के साथ है। इस ग्रुप में वो लोग हैं जो वॉर सर्वाइव करके वापस आए हैं। इस जंग में किसी ने अपने हाथों को खो दिया था तो किसी ने पैरों को। डैन वहाँ आता है और एमी को अपना बैंड दिखाता है। एमी कहती है हमें यहाँ से भागना होगा। डैन कहता है वो गवर्नमेंट से नहीं भाग सकते। तभी एमी कहती है पर तुम एक आदमी को जानते हो जिसे पता है गवर्नमेंट से कैसे बचना है। डैन कहता है मैं कभी उनसे मदद नहीं मांगूंगा, लेकिन एमी के कहने पर वो मान जाता है। इसके बाद डैन एक प्लेन हैंगर में जाता है। उसके पीछे एक आदमी हाथ में गन लिए खड़ा होता है। ये डैन का पिता जेम्स है। डैन के हाथ में वो बैंड देखता है। वो कहता है वो ही अकेला है जो इसे डैन के हाथ से निकाल सकता है, लेकिन उसे लगता है डैन यहाँ उसे पकड़वाने आया है और वो गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा है। डैन कहता है तुम्हें क्या लगता है गवर्नमेंट के पास और कोई काम नहीं है क्या? जेम्स कहता है तुम्हें कभी मेरी मदद नहीं चाहिए थी, तो फिर आज क्यों? जिस पे डैन कहता है उसे हमेशा से जेम्स की ज़रूरत थी, पर वो कभी उनके पास था ही नहीं। इसके बाद डैन वहाँ से चला जाता है। जब वो घर पहुँचता है तो एमी देखती है कि बैंड अभी भी उसके हाथ में है। वो एमी से कहता है वो ये सब पहले कर चुका है और वो वापस ज़रूर आएगा, एमी और म्यूरी के लिए। इसके बाद वो म्यूरी के पास जाता है। वो उसे बताता है कि कुछ दिनों के लिए उसे बाहर जाना है, पर म्यूरी को पता होता है इसका क्या मतलब है। फिर वो बाकी लोगों की तरह ट्रेनिंग कैंप पहुंचता है, जहां उन्हें सार्जेंट डियास बताती है उन्हें दुश्मन के गले और पेट को निशाना बनाना है, क्योंकि यही सबसे कमज़ोर हिस्सा है उनकी बॉडी का। लेफ्टिनेंट हार्ट उन्हें बताती है कि उनका टूर ऑफ ड्यूटी 7 दिन का होगा। 7 दिन बाद वो जहां भी होंगे
अगर वो जिंदा हुए तो उनके हाथ पे लगा ये बैंड उन्हें ऑटोमेटिकली यहाँ वापस ले आएगा और उनका टूर ऑफ ड्यूटी कंप्लीट हो जाएगा। इन सभी को 2 यूनिट्स आर फोर्स और डी फोर्स में डिवाइड किया गया था। तभी डैन के पास खड़ा आदमी कहता है हम दोनों एक ही यूनिट में हैं, आर फोर्स। वो अपना नाम चार्ली बताता है। चार्ली डैन को बताता है ये आदमी जो रेड शर्ट में है उसका नाम डोरेन है। वो अकेला सर्वाइवर है फर्स्ट जंप का जो रशिया में हुई थी और ये उसका तीसरा टूर है। और उसके गले में जो क्लॉ है वो पहले व्हाइट स्पाइक का है जिसे उसने मारा था। चार्ली डैन से कहता है क्या उसने नोटिस किया यहाँ जितने भी लोग हैं उनमें से कोई भी जवान नहीं है, सब 40 साल से ऊपर के हैं। डैन को लगता है टाइम जंप के लिए उन्हीं लोगों को चुना गया है जो लोग फ्यूचर में जिस टाइम पे उन्हें जंप करना है उस समय तक मर चुके हैं, तभी उन्हें ट्रेन करने वाले लोग इतने यंग हैं। लेफ्टिनेंट हार्ट उन्हें बताती है एज अ आर फोर्स उन्हें एक रिसर्च फैसिलिटी में भेजा जाएगा। उन्हें वहाँ जाकर वहाँ साइंटिस्ट की मदद करनी है ह्यूमन रेस को बचाने के लिए। हार्ट बताती है हर 6 दिन में व्हाइट स्पाइक्स गायब हो जाते हैं, वो अपने बिलों में घुस जाते हैं और उसी वक्त हम सोल्जर्स को उन्हें मारने के लिए भेजते हैं। डेव और चार्ली बैठकर बात कर रहे थे, तभी वहाँ सायरन बजने लगता है। लेफ्टिनेंट हार्ट कहती है ये कोई ड्रिल नहीं है, सभी अपने हथियारों के साथ तैयार हो जाओ, उन्हें अभी फ्यूचर में भेजा जा रहा है। डैन कहता है पर हमें तो 6 दिन बाद जाना था, जिस पे हार्ट कहती है उनकी रिसर्च फैसिलिटी पे अटैक हुआ है और वो लास्ट लैब है जहाँ व्हाइट स्पाइक्स को मारने पे रिसर्च चल रही है। अगर वो लैब नहीं बची तो हम भी नहीं बचेंगे। सभी एक बड़े से ओपन एरिया में आते हैं जहाँ से उन्हें जंपलिंग के जरिए फ्यूचर में भेजा जाएगा। सार्जेंट डियाज उन्हें बताती है जंपलिंग उन्हें जमीन से 5 या 10 फीट ऊपर छोड़ देगा, तो गिरने के लिए तैयार रहना। काउंटडाउन खत्म होता है और लोग धीरे धीरे जंपलिंग से फ्यूचर में जाने लगते हैं। इसके बाद डैन, चार्ली और बाकी के सभी लोग जंपलिंग से फ्यूचर में आ जाते हैं। यही वो सीन है जो मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया था जिसमें डैन ऊपर से नीचे गिर रहा था। जंपलिंग में कुछ खराबी आने की वजह से वो लोग सीधा नीचे गिर रहे थे। डैन एक स्विमिंग पूल में गिरता है, वहाँ वो चार्ली को बचाता है। बहुत से लोग गिरने से मारे जाते हैं, बस मुट्ठी भर लोग ही बचते हैं। जिसके बाद वो लोग शहर की हालत देखते हैं, हर तरफ तबाही थी। तभी कर्नल को दिखाते हैं जो डैन की टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। तभी डैन कहता है उनके बहुत से साथी मारे गए हैं और वो बहुत कम लोग बचे हैं। वो डैन से उसका नाम पूछती है। वो कहती है तुम एक सोल्जर थे तो मैं तुमसे सीधी बात करूंगी। वहाँ हर तरफ व्हाइट स्पाइक्स हैं और सिटी को क्लीन करने के लिए वहाँ बमबारी के ऑर्डर हैं। वो कहती है तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। वहाँ रिसर्च फैसिलिटी में कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्हें वहाँ से निकालना है। तुम और तुम्हारी टीम ये काम करेगी। डैन वहाँ से सबको लेके लैब के लिए निकलता है। डैन सबको आंखें खुली रखने को कहता है। डोरेन मरे हुए सोल्जर्स से काम की चीज़ें ले रहा होता है। तभी डैन उससे पूछता है तुम्हें और तुम्हारी टीम को देख के लगता है जैसे तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। डोरेन कहता है भाई मदद के चक्कर में मारा जाएगा। इसके बाद वो लोग लैब पहुंचते हैं। कर्नल डैन को बताती है व्हाइट स्पाइक्स खून को मीलों दूर से सूंघ लेते हैं, तो सावधानी से आगे बढ़ना। इसके बाद वो एक मरे हुए व्हाइट स्पाइक को देखते हैं। डोरेन डैन को बुलाता है। जब वो ऊपर देखता है तो वहाँ पूरी रिसर्च टीम मरी होती है। कर्नल डैन से कहती है अगर उन्होंने बॉडीज वहाँ छोड़ी हैं तो वो वापस जरूर आएंगे, तुम्हारे पास वक्त कम है। वो कहती है वहाँ एक लैब है, उस लैब की सारी हार्ड ड्राइव, सारा डेटा मुझे चाहिए और लैब 2 से मुझे ब्लू एम्प्यूल्स चाहिए। इसके बाद डैन लैब 2 में जाता है। वहीं एक सोल्जर कर्नल को बताता है वो लोग बॉम्बिंग शुरू करने वाले हैं। वहाँ डैन को वो ब्लू एम्प्यूल्स मिल जाते हैं। कर्नल कहती है डैन और उसकी टीम को निकालो वहाँ से, और दूसरी तरफ प्लेन्स वहाँ बमबारी के लिए निकल रहे होते हैं। कर्नल कहती है 6 मिनट में वो प्लेन्स बॉम्ब गिरा देंगे और मैं इसे नहीं रोक सकती। वो लोग सीढ़ियों से नीचे उतरने लगते हैं। तभी कोहन को ऊपर कुछ दिखता है। डैन ऊपर देखता है तो वहाँ व्हाइट स्पाइक्स होते हैं। वो लोग उन पर गोलियां चलाने लगते हैं, पर इन्हें मारना इतना आसान नहीं है। व्हाइट स्पाइक्स उनकी तरफ आते हैं और वो सब नीचे की तरफ भागने लगते हैं। डैन व्हाइट स्पाइक्स को रोकता है और बाकी सबको वहाँ से निकाल देता है, पर गोलियां उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी। डैन एक कुल्हाड़ी उठा लेता है और व्हाइट स्पाइक के गले में उसे गाड़ देता है। तभी डोरेन उसके गले पे वार करके उसे मार देता है। इसके बाद वो वहाँ से निकलते हैं, पर वहाँ चारों तरफ व्हाइट स्पाइक्स थे। वहीं कर्नल ने डैन और उसकी टीम को वहाँ से निकालने के लिए एक कॉन्वॉय भेजा है। कर्नल उन्हें आगे से लेफ्ट जाने को कहती है, पर वहाँ व्हाइट स्पाइक्स होते हैं, इसलिए उन्हें राइट की तरफ जाना पड़ता है। कर्नल उन्हें लाल रंग के धुएं से दूर रहने को कहती है, क्योंकि यही वो स्पॉट है जहाँ प्लेन्स बॉम्ब गिराने वाले हैं। पर उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। वो सब लाल धुएं के बीच से आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें सामने से कॉन्वॉय आता दिखता है, जिसे देखकर सब खुश हो जाते हैं। तभी व्हाइट स्पाइक्स उस कॉन्वॉय को बर्बाद कर देते हैं। वो गाड़ियों को ऐसे पलटते हैं जैसे बच्चा खिलौने को। इसके बाद डैन और उसकी टीम एक बार फिर से अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ रहे थे। उनके कई साथी मारे जाते हैं। तभी प्लेन्स बॉम्ब गिराना शुरू करते हैं। डैन और उसकी टीम एक बिल्डिंग में घुस जाते हैं। वहाँ मौजूद सभी व्हाइट स्पाइक्स उन्हीं की तरफ आ रहे होते हैं। तभी कोहेन नीचे गिर जाता है। डैन उसको बचाने जाता है।
लेकिन कोहेन के पैर पर लगी थी और वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। इसी बीच नोरा भी घायल हो जाती है। तभी नोरा डैन को वहां से जाने को कहती है। नोरा और कोहेन घायल होते हैं। वो दोनों डैन और अपनी बाकी की टीम को वहां से निकालने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे देते हैं। तभी प्लेन्स बॉम्ब गिरा देते हैं जिससे पूरी सिटी खत्म हो जाती है। जब डैन की आंख खुलती है तो वो एक आर्मी टेंट में होता है जहाँ घायलों का इलाज चल रहा था। चार्ली भी वहीं होता है। जब वो दोनों बाहर आते हैं तो वो एक आर्मी बेस कैंप में होते हैं। वहाँ हर तरफ भगदड़ मची हुई थी। तभी वो डोरेन को देखते हैं। डैन डोरेन से पूछता है कि बाकी सब कहाँ हैं। डोरेन कहता है तुम्हें क्या लगता है? डोरेन के सब साथी मारे गए थे। वो कहता है तुम्हें कोहेन की मदद के लिए नहीं जाना चाहिए था। डैन कहता है हम यहाँ लोगों की जान बचाने के लिए आए हैं। डोरेन कहता है हम यहाँ कुछ भी करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन डैन कहता है अगर ऐसा है तो तुम बार बार यहाँ क्यों आते हो? जैसे डैन को उसका मरने का वक्त बताया गया था वैसे ही डोरेन के पास सिर्फ 6 महीने थे। इसके बाद कैंसर से वो मरने वाला था, इसलिए वो बार बार यहाँ आता है ताकि अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी सके। तभी वहाँ 2 सोल्जर्स आते हैं। वो डैन से कहते हैं कर्नल उससे मिलना चाहती है। कर्नल एम्प्यूल्स को सही सलामत लाने के लिए और उसकी टीम को ढूंढने के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है। तभी एक सोल्जर वहाँ आती है और कहती है कर्नल फॉरेस्टर वो लोग 20 मिनट में स्टार्ट करने वाले हैं। डैन पूछता है फॉरेस्टर? वो पूछता है कहाँ से हो आप? वो कहती है जहाँ से डैन है वहीं से। ये डैन की बेटी म्यूरी फॉरेस्टर है। डैन उसे पहचान लेता है। इसके बाद म्यूरी उसे बताती है वो आर फोर्स टीम की लीड रिसर्चर है। उसने PhD की है MIT से। डैन कहता है उसे उस पर गर्व है। म्यूरी डैन को बताती है कुछ हफ्तों में यहाँ सब खत्म हो जाएगा, हम उधार की ज़िंदगी जी रहे हैं। और उसने डैन को यहाँ किसी खास मकसद के लिए बुलाया है। डैन के पूछने पर वो कहती है टाइम आने पर उसे पता चल जाएगा कि उसे यहाँ क्यों बुलाया है। तभी वो डैन को एक थर्मल इमेज दिखाती है। डैन कहता है ये वो वाइट स्पाइक्स नहीं है जिनसे वो मायामी में लड़ा था। म्यूरी कहती है जिनसे तुम लड़े थे वो मेल्स थे, ये फीमेल है और वो बहुत खतरनाक है। हम जब भी उन्हें मारने के लिए टॉक्सिन देते हैं, टॉक्सिन से मेल्स तो मर जाते हैं पर फीमेल नहीं मरती। डैन कहता है और अब तुम ये जानना चाहती हो कि फीमेल क्यों नहीं मरी, ताकि उसे मारा जा सके। इसके बाद म्यूरी डैन को एक एक्सट्रैक्शन मिशन पे ले जाती है जहाँ वो उस फीमेल को पकड़ने वाले हैं। म्यूरी अपनी टीम के साथ हेलीकॉप्टर में बैठ जाती है और वो वहाँ व्हाइट स्पाइक्स के नेस्ट में पहुँचते हैं जहाँ सोल्जर्स ने उसे घेरा हुआ है। म्यूरी की टीम केव में होती है। वहाँ नीचे सोल्जर्स उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी फीमेल उन पर हमला कर देती है। म्यूरी डैन को वहीं हेलीकॉप्टर में रहने को कहती है और खुद उनकी मदद के लिए केव में चली जाती है। फीमेल को काबू करना मुश्किल हो रहा था। म्यूरी कहती है मैं इसे गुस्सा दिलाने वाली हूँ, तैयार हो जाओ। म्यूरी उसकी पूंछ पर गोली चलाती है जिससे फीमेल भड़क जाती है और वो लोग उसे केज की तरफ खींचने लगते हैं, पर वो म्यूरी पे हमला कर देती है। तभी डैन देखता है व्हाइट स्पाइक्स उन्हीं की तरफ आ रहे हैं। डैन म्यूरी को बचाने के लिए केव में जाता है और वो लोग किसी तरह उसे केज में डाल देते हैं और फिर केज को हेलीकॉप्टर की मदद से वहाँ से ले जाते हैं। म्यूरी और डैन देखते हैं व्हाइट स्पाइक्स उन्हीं की तरफ आ रहे हैं। वो दोनों एक हमवी में बैठ जाते हैं। म्यूरी हमवी में लगी मशीन गन से उन्हें मारने लगती है। व्हाइट स्पाइक्स उनका पीछा करते हैं पर वो वहाँ से बच निकलते हैं। एक जगह रुक के म्यूरी अपनी टीम को इशारा करती है। वहाँ म्यूरी डैन से कहती है तुम्हें मैंने हेलीकॉप्टर में रुकने को कहा था। डैन कहता है मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता, मैं तुम्हारा पिता हूँ। फिर म्यूरी उसे बताती है कि डैन उसे और उसकी माँ को छोड़ के चला गया था जब वो 12 साल की थी। इसके बाद वहाँ एक हेलीकॉप्टर आता है। म्यूरी और डैन उसमें बैठकर लास्ट फोर्टिफाइड कैंप में पहुँचते हैं जो कि समुद्र के बीच में है। यहीं पे वो जंपलिंग भी है। लैब में म्यूरी फीमेल को बेहोश करके कुछ टेस्ट कर रही होती है। तभी वहाँ डैन आता है। म्यूरी उसे बताती है जिस टॉक्सिन से मेल मर रहे हैं फीमेल की बॉडी उसी टॉक्सिन से फाइट कर रही है। डैन कहता है हमें बस ये जानना है वो टॉक्सिन से लड़ने के लिए क्या इस्तेमाल कर रही है, इसके बाद उसे मारा जा सकता है। इसके बाद वो टेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। वो बहुत से टॉक्सिन बनाते हैं और हर बार पहले से बेटर टॉक्सिन बनता है, पर म्यूरी कोई चांस नहीं लेना चाहती। वो उसे और बेहतर बनाती है। म्यूरी डैन से कहती है कल वो यहाँ से वापस चला जाएगा क्योंकि उसका टूर ऑफ ड्यूटी खत्म हो रहा है, पर डैन उसकी मदद करना चाहता था। म्यूरी कहती है ये काम वैसे भी एक आदमी का है। डैन कहता है तुम मुझे किसी वजह से यहाँ लाई हो, बताओ मुझे कैसे मदद करूँ मैं तुम्हारी। वो कहती है अगर ये टॉक्सिन बन गया तो तुम्हें इसे अपने साथ ले जाना होगा। यहाँ हम ये जंग हार चुके हैं, तुम्हें इसे मास प्रोड्यूस करना होगा और इस जंग को शुरू होने से पहले ही ख़त्म करना होगा। डैन कहता है वो म्यूरी को यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। तभी टॉक्सिन तैयार हो जाता है और वो फीमेल भी होश में आने लगती है। तभी इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है। ग्रेनवुड बताता है व्हाइट स्पाइक्स अंदर आ गए हैं, वो फीमेल को लेने आ रहे हैं। तभी दिखाते हैं बाहर पानी में माइंस बिछाई होती हैं और व्हाइट स्पाइक्स उसे पार करके अंदर आ रहे होते हैं। हेलीकॉप्टर से सोल्जर्स उन पे गोलियां चला रहे होते हैं पर कोई फायदा नहीं होता, वो बहुत ज्यादा है। म्यूरी डैन से कहती है अब तुम्हें बचाना हमारा मिशन है। वो कहती है हम चॉपर में जाएंगे। इसके बाद वो दोनों ऊपर चॉपर की तरफ जाते हैं। ग्रीनवुड ऊपर से उन्हें कवर करता है।
हर तरफ वाइट स्पाइक्स थे। वो उस बिल्डिंग में चढ़ रहे थे जहाँ वो फीमेल थी। वहीं ग्रीनवुड म्यूरी को बताता है वाइट स्पाइक्स वहाँ आ रहे हैं। तभी वाइट स्पाइक्स लैब में घुस जाते हैं और फीमेल को छुड़ा लेते हैं। डैन और म्यूरी चारों तरफ से वाइट स्पाइक्स से घिर चुके होते हैं। उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता, पर डैन का जिंदा रहना ज़रूरी था ताकि वो टॉक्सिन को अपने साथ ले जा सके। जैसे ही वो हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ते हैं, फीमेल म्यूरी को स्पाइक मार देती है और वो हेलीकॉप्टर वहाँ से चला जाता है। डैन और म्यूरी हेलीपैड 2 की तरफ जाते हैं। तभी वो चॉपर क्रैश हो जाता है। म्यूरी अब और नहीं चल सकती। वो डैन को टॉक्सिन देती है और उसे वहाँ से जाने को कहती है। तभी फीमेल वहाँ आ जाती है। म्यूरी और फीमेल वहाँ से नीचे गिर रहे होते हैं, पर डैन म्यूरी को पकड़ लेता है, लेकिन म्यूरी डैन का हाथ छोड़ देती है। डैन भी म्यूरी के पीछे कूदता है, पर तभी जंपलिंग एक्टिवेट हो जाता है और डैन वापस अपने टाइम में चला जाता है। जब उसे होश आता है, वो पूछता है टॉक्सिन जो मेरे हाथ में था वो कहाँ है। हार्ट उसे बताती है वो अभी भी तुम्हारे हाथ में ही है। डैन कहता है हमें इसे मास प्रोड्यूस करके फ्यूचर में भेजना होगा, ये उन सबको मार देगा। तभी हार्ट बताती है जंपलिंग तबाह हो गया है और अब हम कुछ भी फ्यूचर में नहीं भेज सकते। इसके बाद वो चार्ली को देखता है। चार्ली कहता है मैं छुप गया था इसलिए बच गया। घर पहुंचकर वो म्यूरी से मिलता है। डैन म्यूरी को गले से लगा लेता है। उस रात डैन एमी को बताता है कि वो फ्यूचर में म्यूरी से मिला था। वो एक साइंटिस्ट है और उन दोनों ने साथ में काम किया। वो बताता है म्यूरी ने एक टॉक्सिन बनाया है जिससे सभी वाइट स्पाइक्स को मारा जा सकता है। मेरे पास वो टॉक्सिन है, पर उसे इस्तेमाल करने का कोई तरीका नहीं है। एमी कहती है क्या हमें पता है वाइट स्पाइक सबसे पहले कहाँ लैंड हुए थे और कब? डैन कहता है उन्होंने पहला अटैक 2048 में किया था रशिया में, पर वो वहाँ आए कैसे? सैटेलाइट इमेज में कोई शिप, कोई रॉकेट, कुछ नहीं दिखा। तभी एमी कहती है ऐसा भी तो हो सकता है वो 2048 से पहले यहाँ आ गए हों और हम गलत ईयर में सैटेलाइट इमेज चेक कर रहे हैं। इसके बाद डैन डॉरेन के पास जाता है जो एक बार में बैठकर शराब पी रहा होता है। डैन कहता है उसे डॉरेन की मदद चाहिए अपनी बेटी को बचाने के लिए। बात अगर किसी की बेटी को बचाने की है तो वो कैसे मना कर सकता है? वो डॉरेन से पूछता है तुम्हारे पास अभी भी वो क्लॉ है? फिर वो दोनों चार्ली के पास जाते हैं जहाँ चार्ली उस क्लॉ को एग्जामिन करता है। वो उन्हें बताता है इस क्लॉ में वोल्केनिक ऐश है और वो भी रशिया की नहीं, चाइना की वोल्केनो की। डैन कहता है चाइना की वोल्केनिक ऐश रशिया में कैसे आई? जिसपे चार्ली कहता है क्या तुम किसी वोल्केनो एक्सपर्ट को जानते हो? तभी डैन को मार्टिन की याद आती है और वो तीनों स्कूल पहुंचते हैं। डैन मार्टिन से पूछता है वाइट स्पाइक्स रशिया में मिले थे लेकिन उनके क्लॉज में चाइनीज वोल्केनिक ऐश मिली है, ये कैसे हो सकता है? मार्टिन कहता है चैंगबाई वोल्केनो जो चाइना और कोरिया के बॉर्डर पे है, वो फटा था 946 एडी में और वो इतनी जोर से फटा था कि उसकी ऐश से आधी धरती कवर हो गई थी। आज भी बर्फ में वो ऐश दबी है। क्या मार्टिन बता सकता है रशिया में वो ऐश कहाँ है? इसके बाद छोटू लैपटॉप मांगता है। वो उन्हें रशिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर दिखाता है। वो कहता है साइंटिस्ट वहाँ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उन्हें वहाँ चाइनीज वोल्केनिक ऐश मिली है। तभी डॉरेन कहता है पर उनके क्लॉज पे ऐश मिली है, वो खोद क्यों रहे थे? डैन कहता है वो नीचे जाने के लिए नहीं, ऊपर आने के लिए खोद रहे थे, वो हमेशा से यहीं थे। तभी सैटेलाइट इमेज में हमें उनका शिप नहीं मिला। डॉरेन कहता है उन्होंने हजारों साल क्यों इंतजार किया बाहर आने का। तभी चार्ली मार्टिन से बर्फ पिघलने की प्रोजेक्शन दिखाने को कहता है जिसमें 2023 से 2048 तक पूरी बर्फ पिघल जाएगी। डैन कहता है हमें रशिया जाना होगा। वो डिफेंस मिनिस्टर के पास जाते हैं और वो उनकी मदद करने से साफ मना कर देता है। डोरेन कहता है हम ही चलते हैं रशिया और उनको वहीं जाकर ठोक देते हैं। चार्ली कहता है रशिया ने अपने बॉर्डर्स बंद कर दिए हैं, हमें एक प्लेन चाहिए होगा और एक पायलट जो ये करने को तैयार हो। डैन कहता है वो एक ऐसे आदमी को जानता है। इसके बाद वो अपने पिता जेम्स से मिलने जाता है। वो कहता है मुझे एक प्लेन चाहिए और एक पायलट जो मुझे और मेरी टीम को लेकर रशिया जाएगा बिना किसी की नजर में आए। इसके बाद दिखाते हैं लेफ्टिनेंट हार्ट वहाँ टॉक्सिन्स के साथ आती है। इसके बाद उनका प्लेन उड़ान भरता है। चार्ली तो पूरी तैयारी के साथ आया होता है। प्लेन रशिया में ग्लेशियर के पास पहुंचता है। इसके बाद वो सब स्नोमोबाइल से ग्लेशियर की तरफ बढ़ते हैं। उन्हें उस शिप की लोकेशन नहीं पता थी। ये ऐसा था जैसे ग्लेशियर में आइस क्यूब ढूंढना। तभी डैन उन्हें रुकने का इशारा करता है। वो देखता है उसके स्नोमोबाइल की स्क्रीन फ्लक्चुएट कर रही होती है। वो बाकी लोगों से पूछता है। फिर वो एक मशीन से चेक करता है। वहाँ कुछ ऐसा था जिसकी वजह से उनके इलेक्ट्रिकल गैजेट सही से काम नहीं कर रहे थे। इसके बाद बर्फ हटाने के लिए वो वहाँ एक धमाका करते हैं। बर्फ के अंदर जाने पर उन्हें वो स्पेसशिप मिल जाता है। डैन कहता है अगर हम अंदर जाते हैं तो हो सकता है हम बाहर ना आए। वो कहता है हम यहाँ से फोटोज लेके जा सकते हैं और गवर्नमेंट को दे सकते हैं। जेम्स कहता है फिर गवर्नमेंट इस पे बात करेगी और तब तक सब मर जाएंगे। डैन चार्ली और जेम्स को कहता है अगर हमारे अलावा कुछ भी और बाहर आए तो उसे मार देना। इसके बाद वो शिप के अंदर चले जाते हैं। तभी उन्हें वो कैप्सूल्स मिलते हैं जिनमें वाइट स्पाइक्स हैं। फिर वो सब वो टॉक्सिन्स लेते हैं और उन्हें कैप्सूल्स में डाल देते हैं जिससे वाइट स्पाइक्स मरने लगते हैं। तभी कुछ कैप्सूल से वाइट स्पाइक्स होश में आने लगते हैं। डैन फीमेल को टॉक्सिन देने वाला होता है पर तब तक वो बाहर आ जाती है और वहां से भाग जाती है।
डैन चार्ली और जेम्स को बताता है व्हाइट स्पाइक्स बाहर आ रहे हैं। लेफ्टिनेंट हार्ट डैन को कहती है तुम जाओ, हम यहाँ बचे व्हाइट स्पाइक्स को मार देंगे। डॉरन इसे वो क्लॉ देता है और कहता है जाओ बचा लो अपनी बेटी को। वहाँ बाहर व्हाइट स्पाइक्स चार्ली और जेम्स पे हमला कर देते हैं, लेकिन चार्ली की बंदूक में गोलियां ही नहीं होती। वो एक व्हाइट स्पाइक को आयरन कटर से मार देता है। वहीं शिप के अंदर डॉरन बॉम्ब लगा रहा होता है। जब डैन बाहर आता है तो चार्ली और जेम्स वहाँ नहीं होते। वो टॉक्सिन लेता है और उनके पीछे जाता है। लेफ्टिनेंट हार्ट को उनकी पूरी कॉलोनी मिल जाती है। तभी वो कैप्सूल से बाहर आने लगते हैं। डॉरन बॉम्ब्स को एक्टिवेट करता है। लेफ्टिनेंट हार्ट व्हाइट स्पाइक्स को रोकती है और इसके बाद वो ट्रिगर दबा देता है, जिससे पूरा शिप तबाह हो जाता है। डॉरन और हार्ट अपनी जान दे देते हैं ताकि एक भी व्हाइट स्पाइक बाहर ना जा पाए। डैन उस धमाके से पहले बाहर आ जाता है। वो जेम्स और चार्ली के पास पहुंचता है। जेम्स डैन को बताता है कि एक व्हाइट स्पाइक उनसे बच गया, वो बाकियों से बड़ा था। डैन कहता है वो फीमेल है और फिर जेम्स और डैन फीमेल को ढूंढने निकल पड़ते हैं। कुछ दूर जाके डैन को उसके पैरों के निशान दिखते हैं। वो दूर एक पहाड़ी पर होती है। तभी वो जेम्स की तरफ जाने लगती है, पर जेम्स ने उसके लिए एक सरप्राइज छोड़ा होता है और इसके बाद वो उस पर गोलियां चलाने लगता है। अब उसे जेम्स की पोजीशन पता चल गई थी और वो उसी की तरफ आ रही होती है। तभी डैन अपने स्नोमोबाइल से उसे टक्कर मार देता है। फिर डैन और जेम्स दोनों तरफ से उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे वो खाई की तरफ जाती है और नीचे गिर जाती है। डैन और जेम्स दोनों हर तरफ उसे देखते हैं। तभी वो उन पर हमला कर देती है। वो डैन के पैर पर स्पाइक मार देती है। इसके बाद डैन उसी स्पाइक को उसके मुंह में घुसा देता है, जिससे कुछ देर के लिए उसका ध्यान भटक जाता है। तभी डैन टॉक्सिन उसके हाथ पर चुबा देता है, जिससे उसका हाथ गलने लगता है, पर वो अपना हाथ काट देती है। डैन खाई के पास होता है और वो उसी की तरफ बढ़ रही होती है। तभी जेम्स अपना हाथ चाकू से काट लेता है और फीमेल का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। जेम्स डैन से माफी मांगता है और फीमेल उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी डैन उसके ऊपर कूदता है और उस क्लॉ से उसके गले पे वार करता है। वो उस क्लॉ से बार बार उस पर वार करता है। इसके बाद वो लास्ट टॉक्सिन निकालता है और उसके मुंह में डाल देता है, जिसके बाद डैन उसे वहां से नीचे गिरा देता है और वो मर जाती है। और ये कहानी यहीं खत्म होती है। डैन जेम्स को माफ कर देता है और उसे म्यूरी से मिलवाता है। कैसी लगी आपको ये मूवी कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ।